हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चैप्टर 6 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसको हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापी। तो पिछले खंड में ये बताया गया है कि मनुष्यों में मिलने वाले 4 अनुक्रम, ये जो बेस सीक्वेंसेस है, हम लोग का डीएनए जो बना है न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और न्यूक्लियोटाइड में आपको एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में क्षार होता है। जब ये नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ जाता है हमारा शुगर, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और इससे जब फॉस्फेट मोइटी अटैच हो जाती है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो क्षार, शुगर, न्यूक्लियोसाइड, क्षार, शुगर, जब उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट मोइटी, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का बहुलक बना हुआ है डीएनए। तो 4 अनुक्रम हमारे, ये जो क्षार हैं, नाइट्रोजनस बेसेस हैं, उनकी जो सीक्वेंस है उससे बन रहा हम लोग का डीएनए। तो मनुष्यों में मिलने वाले 4 अनुक्रम लगभग 99.9% समान होते हैं। एक मनुष्य का डीएनए और दूसरे मनुष्य का डीएनए, डीएनए किसका बना है, बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो आप जानते हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ATCG, 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 इस तरह से एक हमने प्रस्तावित न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लिखी। इसी तरह से दूसरे मनुष्य के जो डीएनए होगा उनके बीच में जो डिफरेंस है केवल 0.1% की ये बेस सीक्वेंस डिफरेंस होती है। 99.9% ये सेम ही होते। ठीक है जी, यह मानते हुए कि मानव जीनोम में 3 गुणा 10 की घात 9, 3 × 10⁹, यह मानते हुए कि मानव जीनोम में 3 × 10⁹ 4 युग्म में बेस पेयर हैं, तो कितने 4 अनुक्रम में अंतर होगा, तो इसके 0.1% में केवल अंतर होगा। ठीक, तो 99.9% तो सेम है। तो अंतर किस में मिल रहा है, अंतर मिल रहा है, अगर ये 1% हम कहते तो 3 गुणा 10 की घात 7 में, क्योंकि यहाँ 0.1% केवल अंतर मिल रहा, तो 3 गुणा 10 की घात 6, इतने बेस सीक्वेंस में केवल अंतर मिलता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट अपने किताब में, अपनी NCERT को वहाँ पे नोट करते चलिएगा। देखिए ये NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं, NCERT बुक से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। जो PDF में शेयर कर रहा हूँ NCERT बुक का ही शेयर कर रहा हूँ। ठीक, तो यदि किसी का उद्देश्य 2 व्यक्तियों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कितने अनुक्रम में, 4 अनुक्रम में अंतर होगा, 3 गुणा 10 की घात 6, 4 अनुक्रम अलग होंगे। डीएनए के अनुक्रम में मिलने वाले अंतर व्यक्ति विशेष के समलक्षणी रूप आकार को निर्धारित करते हैं। डीएनए के अनुक्रम में मिलने वाले अंतर, ये जो डीएनए की बेस सीक्वेंस है उसमें जो डिफरेंस मिल रहा है, व्यक्ति विशेष के समलक्षणी रूप आकार को निर्धारित करते हैं। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर, उसका फिनोटाइप कैसा है, ये डिपेंड करता है कि उसका बेस सीक्वेंस कितना अलग है। बेस सीक्वेंस ही निर्धारित करेगा कि किसी व्यक्ति के लक्षण, रूप, आकार किस तरह के हैं। समलक्षणी रूप आकार को निर्धारित कौन कर रहा है, डीएनए के अनुक्रम। ठीक, यदि किसी का उद्देश्य 2 व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवांशिक विभिन्नता का पता लगाना है। अब हमारा उद्देश्य क्या है, 2 व्यक्तियों के बीच या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवांशिक विभिन्नता को पता लगाना है, तो हमेशा डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना होगा, जो एक कठिन व महंगा कार्य है।
तो अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच में हम डिफरेंस पता लगाना चाहते हैं तो हमें उन्हें डीएनए की बेस सीक्वेंस को दोनों को डिकोड करके मिलान करके ये देखना होगा कि दोनों का डीएनए कितना अलग है, जो अपने आप में एक कठिन व महंगा कार्य है। कल्पना करो कि 3 गुणा 10⁻6 क्षार के बीच तुलना की है, तो हम ये लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि 3 की कल्पना करें कि 2 ऐसे बेस सीक्वेंस हैं 3 गुणा 10⁻6, तो 2 ऐसे बेस सीक्वेंस जिसमें 3 गुणा 10⁻6 इतना, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच में जो डिफरेंस मिल रहा है डीएनए का वो 3 गुणा 10⁻6 का मिल गया। तो कल्पना कीजिए कि 3 गुणा 10⁻4 के बीच तुलना हमें करनी है। 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए उंगली छापी एक त्वरित विधि है। तो इसमें हम चाहें कि बहुत जल्दी ये काम कर लें कि हम 2 व्यक्तियों के डीएनए की तुलना कर लें। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत इस तरह का टूल है, औजार है, इस तरह की व्यवस्था है जिससे 2 व्यक्तियों के डीएनए की तुलना हम लोग बहुत त्वरित गति से कर लेंगे। त्वरित विधि है, जल्दी से कर लेंगे। डीएनए उंगली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखिए, अब आप पॉइंट्स नोट करते चलिए, जो पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि डीएनए 2 व्यक्तियों का डीएनए कितना समान है, हो सकता है। तो 99.9%, 99.9% समान है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि 2 व्यक्तियों के डीएनए में कितनी विभिन्नता देखने को मिल सकती है। तो 0.1% विभिन्नता देखने को मिल सकती है। ये विभिन्नता किसकी वजह से हो रही है? ये विभिन्नता ये जो डीएनए में हमारा डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस बेस है, तो नाइट्रोजिनस बेस की ये जो सीक्वेंस है इसकी वजह से ये आपको भिन्नता देखने को मिल सकती है। अगर 2 आदमियों के डीएनए को कंपेयर करना है तो कितना हमें डीएनए को कंपेयर करना पड़ेगा, या कहिए कहाँ हमें टारगेट करना पड़ेगा? तो पूरा डीएनए जो बना हुआ है मानव जीनोम में 3 गुणा 10⁻9 बेस सीक्वेंसेस हैं, उसमें से जो डिफरेंस मिल रहा है केवल 0.1% का मिल रहा है, तो 3 गुणा 10⁻6 हमें इसको टारगेट करना पड़ेगा। 3 गुणा 10⁻6 वाले, बाकी तो समान है, तो इसको हमें टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, डीएनए उंगली छापी से हम 2 व्यक्तियों के बीच के 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रम की तुलना कर सकते हैं। यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसको आपको ब्रीफ किया कि ये 4-6 पॉइंट हैं जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो डीएनए उंगली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। अब देखिए, ये डीएनए मानिए पूरा है और हमने कहा 99.9% तो सेम है। तो आपने टारगेट किसको करना है? जहाँ पे आपको डिफरेंस मिलने के चांस है। मानिए ये आपका घर एक व्यक्ति का, एक घर एक व्यक्ति का, जिसमें 100 कमरे हैं, और उन 100 कमरों में केवल एक कमरे में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी की बनावट समान। समझ में आ गई बात? तो आपने किसको टारगेट करना? आपने ये 99 कमरों को टारगेट नहीं करना, आपने केवल उस एक कमरे को टारगेट करना है जहाँ पे विभिन्नता देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाकी तो समान है। इसीलिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में टारगेट किसको करेंगे? टारगेट करेंगे किसको? हम लोग विभिन्नता पता लगाने के लिए कहाँ पे हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। तो कुछ विशिष्ट जगहों पे आपको ये भिन्नता देखने को मिलती है और इसको पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। तो आपसे पूछा यही जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग 2 व्यक्तियों के बीच के अंतर को जानने के लिए, आनुवंशिक अंतर को जानने के लिए किन विशेष जगहों को टारगेट करते हैं, या उन जगहों को कहते हैं, उन जगहों को हम रिपीटेटिव डीएनए या पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। तो इसको पुनरावृत्ति डीएनए क्यों कहते हैं? पहले तो ये समझिए, पुनरावृत्ति डीएनए क्यों? पुनरावृत्ति, पुनः आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार रिपीट होना। तो ये डीएनए है मानिए किसी आदमी का, इसमें वो जगह जहाँ पे कोई बेस सीक्वेंस बार बार रिपीट हो, जैसे कि ATCC, 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 मानिए बार बार रिपीट है। कोई छोटा सा स्ट्रेच RNA डीएनए का
छोटा सा बेस सीक्वेंस, ये मैंने एक इमेजिनरी काल्पनिक बेस सीक्वेंस लिखी है। ये CC GGA CC GGA CC GGA CC GGA CC GGA भी हो सकता है, या इसी तरह का कोई और। कहने का मतलब ये है कि केवल 4 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस नहीं, 4 से ज़्यादा या कम भी हो सकती है। और ये रिपीटिशन 100 बार, 1000 बार, 200 बार, 340 बार, 456 बार, ये रिपीटिशन कितनी बार भी हो सकता है, बार बार पुनरावृत्ति हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति DNA। उसी एरिया को हमें टारगेट करना, ठीक है। तो DNA उंगली छापी में DNA अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। विशेष जगह को मैं टारगेट करना, जिसको हम पुनरावृत्ति DNA कहते हैं। अनुक्रमों में DNA का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त होता है। तो ये सीक्वेंस में DNA का एक कोई छोटा भाग बार बार पुनरावृत्त होगा। वो DNA का छोटा भाग किसका बना? न्यूक्लियोटाइड का बना। न्यूक्लियोटाइड कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। कहने की बात AT CCAG AT CCAG बार बार रिपीट हो रहा, ओके। तो बार बार रिपीट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति DNA। अनुक्रमों में DNA का छोटा भाग कई बार। इस पुनरावृत्ति DNA को जीनोमिक DNA के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनते हैं, जब हम इसको अलग करेंगे तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे DNA के, आपको 2 पीक देखने को मिलेंगे इस तरह से। जब किसी व्यक्ति के DNA को आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि आप जब उसको घनत्व प्रवणता केंद्रीकरण कराएं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन घनत्व प्रवणता अब केंद्रीकरण कराया किसी व्यक्ति के DNA के, तो आपको 2 इस तरह से पीक देखने को मिलेंगे। एक तो ज़्यादातर DNA जहाँ पे इकट्ठा हो गया बल्क पीक, उसको बल्क जीनोमिक DNA बोलते हैं। और एक छोटी 2 चोटी आपको देखने को मिलेंगी, एक बड़ी चोटी, एक छोटी चोटी। बड़ी चोटी जीनोमिक DNA बल्क जीनोमिक DNA कहलाता है, और ये छोटी चोटी जो बनी ये रिपीटेटिव DNA की बनती है। क्लियर? बात समझ में आई? आपने किसी व्यक्ति के सेल से DNA निकाला और उस DNA का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पे आपको 2 ऐसी चोटी देखने को मिलेंगी। मतलब एक जगह DNA काफ़ी इकट्ठा हो गया बल्क में, ज़्यादा में, प्रचुरता में, एक जगह कम में। तो ये बल्क जीनोमिक DNA और ये वाला हमारा रिपीटेटिव DNA। ओके, समझ में आई बात? पूछा आपसे ये जाता है कि आप जब किसी भी व्यक्ति का DNA को कैसे अलग करेंगे? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग करेंगे। इस पुनरावृत्ति DNA को जीनोमिक DNA के ढेर से अलग किया है। कैसे किया है? जब ढेर से अलग किया तो विभिन्न शिखर बन गए, 2 चोटी बन गई। और ये अलग कैसे किया है? घनत्व प्रवणता केंद्रीकरण के द्वारा। DNA ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है। DNA का ये जो ढेर बना, बल्क जीनोमिक DNA बड़ा शिखर बना, जबकि साथ में अन्य छोटे शिखर बनते हैं। तो ये छोटा शिखर रिपीटेटिव DNA का, जिसे सैटेलाइट DNA कहते हैं। और ये जो रिपीटेटिव DNA इधर बने, रिपीटेटिव DNA का ढेर बना, जिसको हम लोग सैटेलाइट DNA भी बोलते हैं। क्षार घटक खंडों की संख्या, खंडों की लंबाई व पुनरावृत्ति इकाई के आधार पर हम लोग इस सैटेलाइट DNA को लघु सैटेलाइट DNA आदि में वर्गीकृत करते हैं। अब ये जो हमारा सैटेलाइट DNA बना, इसको माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में अलग कर सकते हैं। आधार क्या है इसका अलग करने का? समझ में आ रही बात? थोड़ा सा देखें, यहाँ पे टफ हो रहा, ध्यान दीजिए। पहले तो आपने DNA को अलग किया, तो इस तरह से आपको एक तो बल्क जीनोमिक DNA और कुछ ये अलग अलग चोटियाँ जो बन गई, ये हमारा रिपीटेटिव DNA है। ये अलग अलग चोटियाँ जो रिपीटेटिव DNA की बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट DNA। अब सैटेलाइट DNA को फर्दर हम लोग इसमें भी कैटेगराइज कर देंगे, इसकी भी श्रेणी बना देंगे सैटेलाइट DNA की। उसका आधार क्या है? उसका आधार है क्षार घटक।
कि बेस सीक्वेंस कितनी है, जो हम लोग रिपीटेटिव डीएनए बोल रहे हैं उसमें कितने बेस की ये सीक्वेंस है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ATCG, एक बार 4 बेस सीक्वेंस का एग्जांपल दिया, एक बार 5 का दिया, एक बार 6, एक बार 7। तो डिपेंडिंग अपॉन इस बात पे आधारित कि 4 घटक कितने हैं, खंडों की लंबाई 4 घटक में उसमें AT रेशियो ज़्यादा है कि CG रेशियो ज़्यादा है, खंडों की लंबाई कितने का, ये 4 बेस का खंड है कि 5 का कि 6 का, और पुनरावृत्ति इकाई। और ये इसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, 1 बार हुई है, 2 बार हुई है, 1000 बार हुई है, 2000 बार हुई है या 10,000 बार हुई है, सो ऑन। तो 4 घटक AT, उसमें रेशियो AT ज़्यादा है कि CG रेशियो ज़्यादा है, खंडों की लंबाई, खंड की लंबाई कितने बेस सीक्वेंस से बनी है, वह पुनरावृत्ति इकाई, वह उसकी कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। इस आधार पे अनुषंगी व लघु, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में इसको हमने अलग अलग कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे। अनुक्रम सामान्यतः किसी भी प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करते, और ये जो सीक्वेंस है डीएनए की बेस सीक्वेंस, ये रिपीटेटिव डीएनए की जो बेस सीक्वेंस है ये प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करते। तो ये मतलब एक तरह से स्ट्रक्चरल जीन की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रोटीन के लिए ये कोड नहीं कर रहे, लेकिन ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं, लेकिन मानव के जीनोम के अधिकांश भाग में इनकी प्रेजेंस होती है। तो कूट लेखन ये किसी भी प्रोटीन के लिए इनके पास कोड नहीं है, प्रोटीन को ये कोड नहीं करते। कौन नहीं करते मेरे भाई कौन नहीं करते? अरे भैया डीएनए की सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस? रिपीटेटिव डीएनए, जो सैटेलाइट डीएनए के तौर पे अलग हो गया। सैटेलाइट डीएनए को हमने फिर से बांट दिया है मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, अनुषंगी और लघु अनुषंगी, ठीक है। अनुक्रम सामान्यतः किसी भी प्रोटीन का अनुलेखन नहीं करते हैं, लेकिन यह मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं। यह अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए अंगुली छापी का आधार है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, पूछा आपसे ये जाता है कि सैटेलाइट डीएनए को आप अलग अलग कैटेगरी में जो बांटा, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, उसका आधार क्या है? उसका आधार है कि भैया क्षार अनुक्रम, उसका आधार है क्षार घटक AT ज़्यादा है कि CD ज़्यादा है, खंडों की लंबाई, उसमें कितने बेस सीक्वेंस से बना है, वो पुनरावृत्ति इकाई कि उसकी कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। इस आधार पर मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट में बांटा है। अनुक्रम सामान्यता फिर आपसे पूछा जाता है कि ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, ये रिपीटेटिव डीएनए क्या प्रोटीन का कोड करता है? प्रोटीन की कोडिंग नहीं करता। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि ये मिलता कहाँ है? जीनोम के अधिकांश भाग में मिलता है। यह अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करता है, पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है, जो डीएनए अंगुली छापी का आधार है। आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है? उच्च श्रेणी बहुरूपता, ठीक है जी। उच्च श्रेणी बहुरूपता आपने ये याद रखना है, उच्च श्रेणी बहुरूपता, उच्च श्रेणी बहुरूपता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। इसको आपने याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलता हूँ। किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे कि खून, बाल पुट्टक, हेयर फॉलिकल, ब्लड, त्वचा, स्किन, हड्डी, बोन, लार, सलाइवा, शुक्राणु, स्पर्म से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुरूपता मिलती है। तो कोई भी व्यक्ति है, उसके विभिन्न टिश्यूज से आपको, अगर आप टिश्यू से डीएनए लेंगे तो डीएनए की जो बेस सीक्वेंस है वो सेम है, उसमें फ़र्क देखने को नहीं मिलता। तो किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे खून, बाल पुट्टक, त्वचा, हड्डी, लार, शुक्राणु से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुरूपता देखने को मिलेगी, जो न्यायालयीन उपयोग में एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी है। तो जितने भी ये मेडिको लीगल आपके केसेस हैं, फॉरेंसिक केसेस हैं, उसमें एक पहचान के औजार पे आइडेंटिफिकेशन टूल के रूप में भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर करवाई गई और डीएनए, अगर ये स्पेसिमेन डीएनए और किसी व्यक्ति का डीएनए मैच कर गया तो पता लगता है कि वो व्यक्ति का डीएनए है ये। या आपने जैसे मेडिको लीगल केस में मानिए कोई सज्जन है, वो कह रहा है जी ये फलाना मेरा पिता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो डिस्प्यूटेड पैटर्निटी है वो भी डिसाइड हो जाती है कि ये उसका पिता है कि नहीं है।
ठीक है जी। तो एक पहचान के रूप में आपको देखने को मिल सकता है न्यायालय उपयोग में। तो किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों से जैसे कि त्वचा, हड्डी, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त डीएनए में एक आपको बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक ही जैसी देखने को मिलेगी, जो न्यायालयहीन उपयोग में और ये मेडिको लीगल केस में, ये फॉरेंसिक स्टडीज़ में ये एक आइडेंटिफिकेशन टूल के रूप में उपयोगी है। क्योंकि बहुरूपता जनक से बच्चों की ओर वंशागत होती है। ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है पेरेंट्स से बच्चों में हेरिडिटरी के द्वारा जाता है, वंशागति होती है इसकी। इसीलिए डीएनए उंगली छापी विवाद की स्थिति में पैतृत्व परीक्षण में सहायक है। तो जैसे कोई मिस्टर एक्स है और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मिस्टर ए मेरे फादर हैं, तो इनका जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाएगी तो उसमें पॉलीमॉर्फिज्म के आधार पे हम इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि ये इसके फादर हैं कि नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें पैतृत्व परीक्षण में सहायक है उंगली छापी। डीएनए अनुक्रम में मिलने वाली बहुरूपता के साथ साथ डीएनए उंगली छापी मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिलने वाली बहुरूपता के साथ साथ डीएनए अनुक्रम में डीएनए के सीक्वेंस में ये मिलने वाली बहुरूपता के साथ साथ डीएनए उंगली छापी मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक है। तो ये जो बहुरूपता है, ये बहुरूपता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी काम आ रही है और ये बहुरूपता जेनेटिक मैप में भी काम आ रही है। ठीक, साधारण तौर पे हमें समझना चाहिए कि डीएनए बहुरूपता क्या है। अब हमने ये तो कह दिया कि डीएनए बहुरूपता जो है ये आधार है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, और इसके हम लोग जेनेटिक मैपिंग करने में भी इसकी सहायता लेते हैं। अब हमें ये जाने कि बहुरूपता है क्या। बहुरूपता आनुवांशिक आधार पर विभिन्नता, बहुरूप एक से ज़्यादा रूप, बहुरूपता आनुवांशिक आधार पर विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। तो आपसे पूछा जाएगा बहुरूपता उत्पन्न क्यों हुई? म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण। म्यूटेशन क्या है? सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। अचानक स्वतः स्फूर्त होने वाला परिवर्तन आनुवांशिकी पदार्थ में, उसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो बहुरूपता उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो उत्पन्न हुई है म्यूटेशन के कारण हुई है। आप अध्याय 5 व इस अध्याय के पिछले खंडों में उत्परिवर्तन के विभिन्न प्रकार, उनके प्रभावों को पढ़ चुके हैं। म्यूटेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन और उसके इन्फ्लुएंसेस, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो किसी व्यक्ति में नए उत्परिवर्तन उसकी कायिक कोशिकाओं या जनक कोशिकाओं में पैदा होता है। उत्परिवर्तन कहाँ हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल कहाँ है? सेल में, सेल के न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका ये डीएनए है। ये डीएनए किसका बना है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ATCGE, ये जो हमारा ATCG ATCG, इसमें हो जाए म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, परिवर्तन जो हो गया वो म्यूटेशन है। तो या तो ये बेस सीक्वेंस बदल जाए, ATCG की जगह ATGC हो जाए, वो कहलाएगा म्यूटेशन। आइदर द बेस सीक्वेंस गेट चेंज, बेस की सीक्वेंस बदल गई, नंबर गेट चेंज, ये 3 × 10⁹ था, उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, नंबर बदल जाए, संख्या बदल जाए, या नंबर भी सेम रहे, संख्या भी सेम रहे, टाइप बदल जाए कि AA हो गया, T की जगह AA आ गया। तो देखिए नंबर वही रहा, नंबर उतना ही रहा, ठीक है। टाइप बदल गया, केवल सीक्वेंस बदल गई, तो उससे भी उत्परिवर्तन हो जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज होना उत्परिवर्तन कहलाता है। और ये होगा कहाँ? डीएनए में। डीएनए कहाँ है? सेल के अंदर। ये सेल जो है 2 तरह की आप जानते हैं, कायिक सेल और जनन सेल। कायिक सेल हमारी सोमैटिक सेल्स जो हमारे शरीर की बॉडी बना रही, जनन सेल्स हमारे गैमीट जो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में उस कोशिका से युग्मक बनाते हैं, ठीक है जी। तो या तो कायिक सेल में ये जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाए या जनन सेल में। तो कायिक सेल का जेनेटिक मटेरियल का चेंज हेरिडिटी द्वारा, सोमैटिक म्यूटेशन जो हैं इनकी आनुवंशिकी नहीं होती। गेमेटिक, ये जो जनरेटिव सेल्स हैं, जो जनन सेल्स हैं, इनमें म्यूटेशन आनुवंशिकी के द्वारा आगे जाता है। यदि जनन कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति की संतानोत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते हैं तो यह उत्परिवर्तन स्थानांतरित होता है। अब ये जनन सेल्स, ये जर्म सेल्स जो हैं,
यदि जनन कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति की संतानोत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते तो यह परिवर्तन स्थानांतरित होता है, ठीक है, जिससे जनसंख्या के दूसरे सदस्यों में ये फैल जाता है। तो अगर ये समय हमारे जनन कोशिका में उत्परिवर्तन हुआ, उत्परिवर्तन को भी मैंने आपको समझाया है कि उत्परिवर्तन क्या होता है। दो में हो सकता है, या तो कायिक कोशिका में या जनन कोशिका में। कायिक कोशिका का आगे नहीं जाएगा, जनन कोशिका का आगे जाएगा, लेकिन जनन कोशिका का उत्परिवर्तन यदि उसकी संतानोत्पत्ति की क्षमता को प्रभावित कर देगा, यदि संतान ही नहीं उत्पन्न होगी तो कैसे आगे जाएगा अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में? अगली पीढ़ी में तभी जा पाएगा जब जनन कोशिका में तो उत्परिवर्तन हो, लेकिन जिस बंदे की या बंदी की जनन कोशिका में ये उत्परिवर्तन हुआ वो उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी को, संतानोत्पत्ति की क्षमता को प्रभावित ना करे। तो उसकी जो संतान उत्पन्न होगी उसमें ये वाया आनुवांशिक मटेरियल डीएनए ये अगली संतान में भी, अगली पीढ़ी में भी ये उत्परिवर्तन आगे चला जाएगा, जिससे जनसंख्या के दूसरे सदस्यों में ये फैल जाता है, ठीक है जी। विकल्पी पुनः अध्याय 5 से विकल्पी की परिभाषा याद करो, कर लो भैया याद। विकल्पी अनुक्रम विभिन्नता, जिसे परंपरागत रूप से डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये जो हम लोग के एलील हैं, एलील में ये जो हमें डिफरेंस मिल रहा है, सीक्वेंस डिफरेंस जेनेटिक मटेरियल का, इसको हम लोग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक भी स्थल से असंगति मिलने से होती है। तो इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म किस केस में बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म इस केस में बोलेंगे जब विकल्पी की आवृत्ति 0.01 से अधिक हो जाए। एलील की आवृत्ति, एलील की मानव जनसंख्या में आवृत्ति 0.01 से अधिक हो जाने पर, मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति हो जाने पर आवृत्ति में एक भी स्थल में असंगति मिलने से होती है, ठीक है। वी स्थल क्या है? लोकाई। लोकाई क्या है? डीएनए का वो भाग, वो हिस्सा जहाँ पे कोई जीन होता है। तो जीन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के दो रूप एक दूसरे के एलील। जीन किसका बना है? डीएनए का टुकड़ा है। डीएनए किसका बना है? बहुलक है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो जीन भी किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का बना है। अब ये न्यूक्लियोटाइड में ATCA, ATGACG, ATTA, मानिए ये एक जीन का टुकड़ा है, इसमें कोई भी एक चेंज हो जाए, ATCAA, ये T की जगह A आ जाए, GA, तो ये एक इसका दूसरा विकल्प तैयार हो गया, एलील। अब इस एलील की फ्रीक्वेंसी आपने हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अब ये दो एलील हैं, उनकी एलील की फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, P+Q = 1 होती है अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी कई जनरेशन तक समान रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी जनसंख्या में, अब ये समझिए आप बहुत ध्यान से, यहाँ पे दिया नहीं हुआ और आप लोग उलझ जाते हो। आवृत्ति किसी जीन की एलील की कैसे निकालेंगे? आवृत्ति हम लोग निकाल सकते हैं, किसी जीन की आवृत्ति, एलील की आवृत्ति निकालने का तरीका है कि वो एलील, वो विकल्पी कितनी बार जनसंख्या में आया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ दैट जीन, वो जीन कितनी बार उस जनसंख्या में आया है। तो विकल्पी कितनी बार मौजूद है उस मानव जनसंख्या में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो कितनी बार आया है, डिवाइडेड बाय वो जीन कितनी बार आया है, गुणसूत्र, वो जीन, गुणसूत्र तो क्रोमोसोम हो गया, जीन हमारा कितनी बार आया है, टोटल नंबर ऑफ टाइम दैट जीन अपीयर्ड इन दैट पॉपुलेशन। तो विकल्पी कितनी बार अपीयर हुआ, आया, डिवाइडेड बाय जीन, वो आ जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा कितना बार वो आया है। तो विकल्पी कि जब आवृत्ति 0.01 से ज़्यादा हो जाए, एक नई, आप जानते हैं किसी भी जीन के ज़्यादातर दो रूप होते हैं जो एक दूसरे के विकल्प, एक दूसरे के वो कहलाते हैं विकल्प एलील। एक जीन जो कोई पाप है किसी मनुष्य में, जीन जो है उसके दो रूप हैं। तो डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से, और ये जो हमारा प्रभावशाली को और अप्रभावशाली को लोअर केस से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं।
तो ए और ए, P प्लस Q, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 1 होगी। ठीक है जी, ये हार्डी-वेंबर प्रिंसिपल में आपको पढ़ाया था मैंने, आप फिर से देख लीजिएगा। ये फ्रीक्वेंसी मानिए इसकी 0.8 है तो इसकी 0.2 है, इसकी 0.64 है तो इसकी 0.6 है, कि कितनी बार ये एलील आया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम वो जीन कितनी बार आया, तो ये फ्रीक्वेंसी निकल आती है। ओके, अब ये एक नया एलील बन गया, मानिए तीसरा बन गया, तो आपने मल्टीपल एलील का केस भी देखा होगा। जैसे हम लोग का जीन देखते हैं, जीन आई, जो ये निर्धारित करता है कि किसी भी मनुष्य का ब्लड ग्रुप क्या होगा, IA, IB और I, जिसको IO भी कई लोग लिख देते हैं, छोटा i लिख देते हैं। तो 3 एलील हैं, इसके 3 विकल्प हैं, ये मल्टीपल एलील का केस है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि एक जीन के 2 एलील होते हैं। एक नया एलील बना और जब उसकी मानव जनसंख्या में फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा होगी, ये वाली लाइनें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग पढ़ लेते हो, समझ में आपकी आता नहीं, रट लेते हो, और रटने से बात नहीं बनेगी, समझ लीजिए। जब किसी नए एलील, जो नया एलील बना P प्लस Q, एक नया एलील बन गया कैपिटल A, लोअर केस a के अलावा एक नया एलील A' बन गया, और जब उसकी मानव ह्यूमन पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया। क्लियर, पॉलीमॉर्फिज्म समझ गए आप, एक से ज़्यादा एलील हों उसको हम लोग, और एलील की फ्रीक्वेंसी, नया एलील जो बना, जो नया विकल्पी बना, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो। फ्रीक्वेंसी भी आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो 0.01 से अधिक आवृत्ति होने पे एक, और ये कहाँ होगा, किसी पर्टिकुलर लोकाई पे होगा, भी स्थल पे होगा, असंगति मिलने से होती है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया। साधारण तौर पे यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है तो उसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और इसको बिल्कुल ही हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो जब हम बोलेंगे कि ये नया एलील बना और उसकी हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कब ज़्यादा होगी, जब 0.01 से ज़्यादा होगी, तो हम कहने लगे जी ये उच्च आवृत्ति में मिलने लगा, तो ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया। उपरोक्त विभिन्नता की संभावना अव्यक्तत्व डीएनए अनुक्रम में ज़्यादा होती है। ये जो हमें पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी जो हमारे अव्यक्तत्व डीएनए है, जो अपने को अव्यक्तत्व, जो शो नहीं कर रहे, जिनका कि किसी प्रोटीन के लिए जो कोड नहीं ला रहे, जो अपने को शो नहीं करते, अव्यक्तत्व रह जाते हैं, उस डीएनए में इसकी सबसे ज़्यादा चांसेस हैं होने के कि इस तरह का पॉलीमॉर्फिज्म का केस मिले। वह इन अनुक्रमों में होने वाला उत्परिवर्तन व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता। अव्यक्तत्व डीएनए में वो ऐसी सीक्वेंसेस जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं ला रही, उसमें इस तरह का पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, सबसे ज़्यादा चांस वहीं पे ये रहता है, और इस तरह की जो होता है उत्परिवर्तन वो प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता, तो इसकी आगे वंशानुगति हो जाती है। इस तरह के उत्परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकत्रित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्नता बहुरूपता ले लेती है। तो ये धीरे धीरे एकत्रित होने लगे, और जब इनकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो गई तो हम बोलेंगे जी ये पॉलीमॉर्फिज्म का केस, बहुरूपता का केस हो गया। बहुरूपता विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में या विस्तृत स्तर पर परिवर्तन होता है। अब ये जो एलील बना, नया एलील जो बना भैया, अगर एक भी बेस चेंज हो जाएगा तो भी नया एलील बन जाएगा, एक से ज़्यादा चेंज हो जाएंगे तो भी बन जाएगा, कुछ डिलीट हो गए या कुछ जुड़ गए या कुछ चेंज हो गए, तो किसी भी तरह से ये उत्परिवर्तन हो सकता है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में या तो एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया या विस्तर से स्तर पे बहुत बड़े पैमाने पे हो गया, तो परिवर्तन हो जाएगा। और ये जो नया एलील बना, जब इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का केस, बहुरूपता का केस कहलाएगा। विकास व जाति उद्भवन में, इवोल्यूशन में, डेवलपमेंट में उपरोक्त बहुरूपता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये बहुरूपता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पॉलीमॉर्फिज्म का एक अच्छा खासा रोल है किस चीज़ में, इवोल्यूशन में और डेवलपमेंट में, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसको छोड़िए, आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। डीएनए उंगली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास एलेक्स जेफरीज ने द्वारा किया गया है। तो आपसे पूछा जाता है डीएनए उंगली छापी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस प्रोसेस को या इस प्रोसीजर को या इस टेक्निक को, इसको किसने ईजाद किया था? एलेक्स जेफरी ने।
इसमें अनुषंगी डीएनए को प्रोब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अनुषंगी डीएनए को हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रोब के तौर पे, ठीक है जी। जिसमें काफ़ी बहुरूपता मिलती है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डीएनए है जिसको हम लोग प्रोब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अनुषंगी डीएनए को करते हैं, याद रखिएगा। इसे अनुवृद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या के रूप में जानते हैं। तो इसको डीएनए को, अनुषंगी डीएनए को, जिसको कि हम प्रोब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको VNTR के नाम से, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या के तौर पे हम जानते हैं। तो आपसे पूछा जो जाता है, क्वेश्चन जो बनते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं? हम लोग टारगेट कर रहे हैं रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए को हम लोगों ने मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट में बांटा है। कौन सा डीएनए हम लोग यूज़ करेंगे प्रोब के तौर पे? अनुषंगी डीएनए को प्रोब के तौर पे यूज़ करेंगे। किसने डेवलप किया था? एलेक्स जेफरी ने डेवलप किया था। पूछा आपसे यही सब क्वेश्चन जाते हैं। हालांकि ब्रीफ करने के लिए, मैंने आपको समझाने के लिए कि कॉन्सेप्ट आप समझ लें, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप 8-10 पॉइंट बना लेंगे, उसको रट्टा मार के चले जाएंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। इसको अनुषंगी डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या। तकनीक जैसा कि पहले उपयोग किया जा चुका है, यह सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन है। किस तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं? सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें विकिरण चिन्हित VNTR एक प्रोब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? सदर्न ब्लॉटिंग को, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तकनीक का नाम, जिसमें विकिरण चिन्हित, ये हमारा विकिरण चिन्हित VNTR एक प्रोब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शामिल है स्टेप्स में क्या क्या है, या क्या क्या स्टेप हमें करने हैं? डीएनए का विलगन, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए को निकालना, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा डीएनए के आप टुकड़े कर लेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, डीएनए खंडों को उनकी लंबाई के आधार पे अलग अलग कर लेंगे। पृथक्करण डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली पे, ये जो आइसोलेटेड डीएनए के सेगमेंट्स होगा, इसको हम लोग संश्लेषित झिल्ली पे हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन पर उसको स्थानांतरण किया, जिसको कि हम लोग ब्लॉटिंग बोलते हैं। तो ये जो आइसोलेटेड डीएनए है, इसको हम लोगों ने मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर दिया। चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण। अब हम लोग VNTR प्रोब जो कि टैग्ड है, टैग किससे है? टैग कर दिया उसको हमने रेडियो एक्टिविटी से टैग किए द्वारा जो हमारे डीएनए के प्रोब हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हुए संकरण कराएंगे। तो अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होगी डीएनए की, आपने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डाला, प्रोब ऊपर डालेंगे हम लोग, उड़ेलेंगे झिल्ली पे, और अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होगी तभी उससे वो एनीलिंग करेगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। स्विकृतीकरण चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग स्विकृतीकरण चित्रण कर लेंगे, और स्विकृतीकरण चित्रण द्वारा अगर ये डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गया है, तो ये, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी से टैग था, तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस थी, किसमें थी? हमारे स्पेसिमेन में थी। तो स्विकृतीकरण चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। संकरित जो हमारे हैं हाइब्रिडाइजेशन से जो बने हैं डीएनए के, डबल स्ट्रैंड डीएनए, वो हमें ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पता लग जाएगा, स्विकृतीकरण चित्रण द्वारा पता लग जाएगा। डीएनए अंगुलीकरण चित्रण प्रदर्शन 6.16 में दिखाया गया। आगे चित्र में इसको दिखाया गया है, ये देखिए चित्र। तो गुणसूत्र संख्या 60 पर ये जो हमारा माता का डीएनए और पिता का डीएनए, ठीक है। गुणसूत्र संख्या हमारे शरीर में हर कोशिका में डीएनए की जो संख्या है 46 डिप्लॉयड नंबर होते हैं। तो 23 जोड़े हैं, एक माता से एक पिता से। 7वें नंबर का क्रोमोसोम पिता का माता का, ठीक है। तो ये व्यक्ति ए व्यक्ति का डीएनए, ये व्यक्ति बी का डीएनए। अब ये देखिए 7वें नंबर के क्रोमोसोम पे ये रिपीटिशन, जो हम लोगों ने बोला रिपीटिशन 4 बार है, यहाँ 3 बार है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, और यहाँ पे 11 बार है,
ठीक है जी। गुणसूत्र संख्या 2 पर ये जो हम लोगों ने VNTR प्रोब बनाया है, जो एक सीक्वेंस को टारगेट किया है, मानिए वो सीक्वेंस ATCC ATGGA ATGGA है। अब इसका रिपीटिशन कितनी बार है? क्रोमोसोम संख्या 2 पर इस व्यक्ति के क्रोमोसोम संख्या 2 पर 3 3 6 1 7 बार है, और इस वाले क्रोमोसोम पर 8 बार है, 7 बार और 8 बार। इधर 3 3 6 और 1 7, और इधर भी 7 और 8 बार है, ठीक है जी। क्रोमोसोम संख्या 16 पर ये जो सीक्वेंस है, इसका रिपीटिशन 3 3 6 3 10 बार है, और इधर ये 5 बार, 5 और 10, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 बार, ठीक है जी। अब हमने इसको DNA को मैच करने की सोची, जो हमारा कहीं से क्राइम सीन से मिला है। तो देखिए DNA जो मैच हो रहा है, जो स्पेसिमेन DNA है, उसमें आप देखिए किससे मैच हो रहा है। मैच हमारा हो रहा है इससे, ठीक है जी, इस वाले से ये मैच हो रहा। तो ये किसका DNA है? ये व्यक्ति B का DNA है। इस तरह से हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो VNTR अनुषंगी DNA की श्रेणी से संबंधित है। VNTR किसके बनाए हैं? अनुषंगी DNA की, इसीलिए इसे लघु अनुषंगी कहते हैं, माइक्रोसैटेलाइट बोलते हैं। इसमें एक छोटा DNA अनुक्रम बहुरूपी संख्या में अनुबद्धी व्यवस्थित होता है। तो छोटा सा DNA का जो टुकड़ा है, स्ट्रैंड है, बार बार रिपीटेडली आएगा, तो उसको VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट बोलेंगे। किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की रूपी संख्या में विभिन्नता मिलती है। किसी भी व्यक्ति में 2 गुणसूत्र हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 12 पे और 12 उसकी मदर का और फादर का, तो दोनों पे पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उसका रिपीटेशन अलग अलग होता है। इसमें किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की रूपी संख्या में विभिन्नता मिलती है। पुनरावृत्तों की संख्या में बहुत उच्च श्रेणी की बहुरूपता मिलती है, और ये जो पुनरावृत्ति हो रही है उसमें आपको वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप VNTR के आकार परिवर्तित होते रहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म के कारण VNTR के जो साइज़ है परिवर्तित होते रहते हैं। इसका आकार 0.1 से 20 किलो बेस के हो सकते हैं। तो ये VNTR जो है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ये 0.1 से बेस से किलो बेस से लेके 20 किलो बेस का मतलब, किलो का मतलब 1000, तो 0.1 किलो बेस से लेके 20 किलो बेस तक के ये VNTR का साइज़ हो सकता है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि VNTR का साइज़ कितना हो सकता है। 0.1 किलो बेस से 20 किलो बेस तक का ये हो सकता है। VNTR प्रोब से संकरण के द्वारा प्राप्त संवेदीकरण चित्र में विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। तो VNTR प्रोब से संकरण जब करा दिया, संकरण कराने के बाद जब आपने ऑटो रेडियोग्राफी, उसका ऑटो रेडियोग्राम बनाया है, तो आपको विभिन्न आकार की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। पट्टियाँ किसी व्यक्ति के DNA के विशिष्ट प्रारूप को व्यक्त करती हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि उस व्यक्ति के DNA में किस क्रोमोसोम पे जो हमने VNTR प्रोब बनाया उसका रिपीटिशन कितनी बार है। यह पट्टियाँ एक युग्मक ध्रुवा को छोड़कर किसी भी जनसंख्या के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं। तो ये जो आपको DNA का फिंगरप्रिंटिंग देखने को मिलेगी, उसका जो आपको चित्र देखने को मिलेगा, वो जनसंख्या में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता, सेम कभी भी नहीं होगा। सेम किसका होगा? एक ही व्यक्ति का। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर तकनीक को संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। और इस तकनीक की संवेदनशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का इस्तेमाल करके, PCR का इस्तेमाल करके हम लोग DNA की टेक्निक जो है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके फलस्वरूप किसी भी एक कोशिका से प्राप्त DNA से प्राप्त DNA अंगुली छापी विश्लेषण किया जा सकता है। तो PCR का इस्तेमाल करके हम लोग केवल एक कोशिका से मिले DNA की, उसका नंबर बढ़ा लेंगे और उससे हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। न्यायालयी विज्ञान में, मेडिको लीगल केस में, फॉरेंसिक मेडिसिन में उपयोग के अतिरिक्त इसका बहुत अधिक उपयोग है, जैसे जनसंख्या व आनुवंशिक विभिन्नता के निर्धारण में। आनुवंशिक विभिन्नता, जनसंख्या में कितनी आनुवंशिक विभिन्नता, उसका निर्धारण कैसे करेंगे? DNA फिंगरप्रिंटिंग से करेंगे। वर्तमान समय में कई प्रकार के संपिरक्षक का उपयोग DNA अंगुली छापी बनाने में किया जा रहा है।
तो यहाँ पे आके आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए उंगली छाप की ख़त्म। उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये लेक्चर, इसको आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। नए नए लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।